हेलो एवरीवन, दिस इज महेश सोनी, डायरेक्टर महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट। आज की वीडियो में हम लोग सेक्शन 14A एंड सेक्शन 21 ऑनवर्ड्स आपके जो SRA के हैं उनको मैं कवर कराऊंगा। जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन के हिसाब से अपने चैनल पे रैपिड रिवीजन चल रहा है, जिसके अंदर लिमिटेशन एक्ट की कंप्लीट एक वीडियो है और SRA का पार्ट 1 मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड ऑलरेडी करवा चुका हूँ, तो एक बार जाके उसको भी देख लेना। ये आपका पार्ट 2 है, जिसके अंदर सबसे पहले सेक्शन 14A को कवर किया जाएगा। सेक्शन 14A जहाँ पे लिखा हुआ है पावर ऑफ द कोर्ट टू एंगेज द एक्सपर्ट। अब बात हो रही है एक्सपर्ट की। एक्सपर्ट ओपिनियन कहाँ पे है? इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर सेक्शन 45 के अंदर आपका दिया हुआ है, तो जिसमें बोलता है कि देखो, अब एक चीज़ पहले पता कर लेते हैं कि जब एक्सपर्ट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जनरली मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो जहाँ पे कोर्ट इस ओपिनियन को लेके चलता है कि यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोविज़न हमारे सामने आ गए हैं जिस केस को और जिस मैटर को शॉर्ट आउट करने के पर्पज से हमें क्या है, उस लेवल की उतनी डिटेल्ड नॉलेज नहीं रखता होता, क्योंकि एक जुडिशियल ऑफिसर है वो, तो उसको हर फील्ड की नॉलेज हो, मतलब फॉरेन लॉ के रिगार्डिंग भी नॉलेज हो, इस तरीके का यहाँ पे एक्सपेक्ट करके नहीं चलते जनरली। तो उस केसेस के अंदर क्या रहता है कि मैजिस्ट्रेट यहाँ पे कॉल कर लेता है कि किसी एक्सपर्ट को बुलाया जाए और उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर उनके ओपिनियन लिए जाए। लेकिन जो वो ओपिनियन देगा उससे हमारा जो मैजिस्ट्रेट साहब है वो आपके कभी भी बाउंड नहीं होता है। कोर्ट कभी भी वो अपने ओपिनियन को भी बाद में फॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पे जो सेक्शन 14A है आपका, वो भी यही चीज़ बात कर रहा है कि पावर दे रखी है कोर्ट की एक्सपर्ट को बुलाने की। अब इसके अंदर क्या चीज़ आपकी बताई गई है, देखते हैं एक बार। विदाउट प्रीजडाइज टू द जनरलिटी ऑफ द प्रोविजन ऑफ सीपीसी के प्रोविजंस को ना छेड़ते हुए, वेयर द कोर्ट कंसीडर इट नेसेसरी टू गेट द एक्सपर्ट ओपिनियन टू असिस्ट इट, मतलब कोर्ट को असिस्ट करे, हेल्प करे, ऐसा यहाँ पे मैजिस्ट्रेट को लगता है वो नेसेसरी है ऐसा कुछ करना। ऑन एनी स्पेसिफिक इशू इन्वॉल्व इन द शूट के अंदर जो भी आपका एक स्पेशल नेचर का एक आपका इशू आया हुआ है उसको शॉर्ट आउट करने के पर्पज से एक्सपर्ट की हेल्प ली जा सकती है। इट मे एंगेज वन और मोर एक्सपर्ट, एक या एक से ज़्यादा भी यहाँ पे हो सकते हैं। यहाँ पे कोई भी फिक्स नंबर ऑफ एक्सपर्ट नहीं दे रखे हैं। एंड डायरेक्ट टू रिपोर्ट इट, अब यहाँ पे क्या करेगा, पहले वहाँ से वो एक्सपर्ट का ओपिनियन मांगेगा, उसके बाद वो क्या करेगा, बोलता है कि आप मेरे को रिपोर्ट तैयार करके मेरे को आप दे दो on such issue and may secure the attendance of the expert for providing the evidences including the production of document on that issue. Second बोल रहा है the court may require or direct any person to give the relevant information to the expert. expert को relevant information provide करवाए तो ऐसी भी डायरेक्शन यहाँ पे दी जा सकती है। or to produce or to provide access to any relevant document, goods and other property of his inspection, जो भी उस एक्सपर्ट को चाहिए उस प्रॉपर्टी की इंस्पेक्शन के पर्पज से वहाँ तक उसको पहुँचने दे, प्रॉपर्टी तक वो गुड्स उसको प्रोवाइड करवाए, डॉक्यूमेंट जो भी है वो भी उसको एक्सपर्ट पर्सन को यहाँ पे प्रोवाइड करने के लिए एक ड्यूटी लगा देगा किसी भी पर्सन की। थर्ड बोलता है ओपिनियन और रिपोर्ट गिवन बाय द एक्सपर्ट शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द शूट का एक रिकॉर्ड यहाँ पे जो बनेगा उसका एक बहुमूल्य पार्ट उसको बोला जा सकता है। And the court or with the permission of the court any of the parties to the suit may examine the expert personally। यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि पार्टी चाहे तो पर्सनली भी उनको एक्सपर्ट पर्सन को भी यहाँ पे एग्जामिन कर सकती है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट ही ऐसा करा जाएगा। इन द ओपन कोर्ट और एनी ऑफ द मैटर रेफर टू हिम और मेंशन इन हिज ओपिनियन और रिपोर्ट के अंदर जो भी उसने मेंशन करके दिया है टॉपिक, उसके ऊपर भी उससे एग्जामिनेशन करी जा सकती है। और एज टू हिज ओपिनियन और द रिपोर्ट एज टू द मैनर इन विच ही मेड द इंस्पेक्शन, किसी भी तरीके से मतलब इंस्पेक्शन करी है तो उससे पूछताछ कर सकती है, ऐसा राइट यहाँ पे पार्टीज का भी रहेगा। द एक्सपर्ट शैल बी एंटाइटल्ड टू द सच फीस कॉस्ट और एक्सपेंसेस, जैसा भी यहाँ पे कोर्ट फिक्स करेगा उतना यहाँ पे ये एंटाइटल रहेगा। विच शैल बी पेएबल बाय द पार्टीज इन सच प्रोपोर्शन और एट सच टाइम एज द कोर्ट में डायरेक्ट, जैसा भी कोर्ट बोलेगी उस हिसाब से यहाँ पे उनको प्रोवाइड है जो करवाना पड़ेगा। जितनी भी फीस वगैरह कुछ बोलेगा तो वो उनको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। उसके बाद अपना सेक्शन नंबर 21 आ जाता है यहाँ पे, क्योंकि 20A, B और C जो आपकी 18 की अमेंडमेंट है उसको मैंने कल उस पार्ट फर्स्ट के अंदर उसको कवर करवा दिया था, लास्ट में है बिल्कुल, तो एक बार उसको भी देख लेना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। अमेंडमेंट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। और रिसेंट में जितने भी जुडिशियल सर्विसेज या फिर एनी अदर जो भी लीगल फील्ड के एग्जामिनेशन को देखोगे तो वहाँ पे 2018 के एक्सपर्ट जो भी आपके जो अमेंडमेंट आई है अमेंडेड, तो उन चीज़ों में से 2018 वाले पोर्शन में से SRA में से क्वेश्चन बहुत बार आया है। चाहे आप बेशक उठा के हिमाचल प्रदेश का पिछला एग्ज़ाम देख लीजिए या फिर हरियाणा का देख लो, और जो भी आपके नियर बाय एग्जामिनेशन हुए उनके अंदर अगर उठा के देखोगे तो 2018 के अमेंडमेंट में से पक्के क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो एक बार उनको जाके जरूर देख लेना।
नाउ कम टू सेक्शन नंबर 21। अब यहाँ पे क्या बात कर रहा है, पावर टू अवॉर्ड कंपनसेशन इन सर्टेन केसेस। कुछ केसेस के अंदर यहाँ पे क्या करेगा कि एक ऑर्डर दिया जाएगा, एक तरीके से अवार्ड दिया जा रहा है कि आपको यहाँ पे कंपनसेशन दिया जा सकता है। इन ए शूट फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट द प्लेंटिफ मे ऑल्सो क्लेम द कंपनसेशन फॉर इट्स ब्रीच इन एडिशन टू सच परफॉर्मेंस के साथ साथ यहाँ पे जो प्लेंटिफ है उसकी एक तरीके से राइट दे दिया कि आप क्लेम कर सकते हो कंपनसेशन को भी और प्लस आपको परफॉर्मेंस भी मिल जाएगी। सेकंड बोलता है इफ इन एनी शूट द कोर्ट डिसाइडेड द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ought नॉट टू बी ग्रांटेड, या फिर इस तरीके से कोर्ट ने डिसाइड कर लिया कि इस केस के अंदर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आपकी नहीं दी जानी चाहिए, तो उस सिचुएशन की बात हो रही है। बट देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज विच हैज़ बिन ब्रोकन बाय द डिफेंडेंट, बट यहाँ पे ये भी एक चीज़ प्रूव हो चुकी है कि डिफेंडेंट और प्लेंटिफ के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ था पार्टीज के बीच में, और जिसको डिफेंडेंट ने यहाँ पे क्या करा, ब्रीच कर दिया। एंड द प्लेंटिफ इज entitled to the compensation for that breach, it shall award him such compensation accordingly। जैसा भी उसको ठीक लगेगा तो यहाँ पे क्या करेगा, वो उसी हिसाब से उसको compensation है जो ग्रांट कर देगा। अब कंपनसेशन को फिक्स करने के लिए आपका इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर एक सेक्शन दे रखा है जिसके अंदर कुछ फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस को कोर्ट कंसीडर करती है फॉर द पर्पस ऑफ असर्टेनिंग द कंपनसेशन। तो वो सेक्शन एक बार मेरे को कमेंट करके आप बता देना। उसके बाद यहाँ पे जो थर्ड क्लोज है वो बोल रहे हैं इफ एनी सच शूट द कोर्ट डिसाइडेड द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ought टू बी ग्रांटेड। ऊपर वाले में क्या था, ought नॉट टू बी ग्रांटेड, यहाँ पे ग्रांटेड करने की बात हो रही है। दैट इट इज नॉट सफिशिएंट टू सेटिस्फाई द जस्टिस ऑफ द केस दैट सम कंपनसेशन फॉर द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शुड ऑल्सो बी मेड टू द प्लेंटिफ, इट शैल अवॉर्ड हिम सच ए कंपनसेशन अकॉर्डिंगली। सेम बात है यहाँ पे, एक थर्ड क्लोज के अंदर आपकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग बात कर रहा है, इसके अंदर आपका मना कर रहा था। दोनों के अंदर आपकी चाहे तो कोर्ट क्या कर सकती है, प्रॉपर जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए वहाँ पे कंपनसेशन दे सकती है। फोर्थ बोलता है इन डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ द कंपनसेशन अवॉर्डेड अंडर दिस सेक्शन द कोर्ट शैल बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल स्पेसिफाइड इन सेक्शन 73 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जहाँ पे आपका 73 जो सेक्शन नंबर है उसके अंदर आपकी लिक्विडेटेड जो आपका नेचर ऑफ कंपनसेशन है उसकी यहाँ पे बात कर रहा है, तो उसका भी सहारा लिया जा सकता है। 5 आपका बोलता है कि जब तक प्लेंटिफ यहाँ पे अपनी प्लेंट के अंदर वो कंपनसेशन नहीं मांगेगा तब तक उसको कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा, लेकिन वो बाद में भी क्या कर सकता है, उसके अंदर आपकी अपनी प्लेंट को यहाँ पे वो क्या कर सकता है, अमेंड भी कर सकता है, जिसको किसी भी स्टेज पे कोर्ट यहाँ पे अलाउड कर सकती है। उसके बाद आपकी एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन एक बार आप देख लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 22 बोलता है पावर टू ग्रांट रिलीफ फॉर द पोजेशन पार्टीशन रिफंड ऑफ द अर्नेस्ट मनी। बोलता है नोट विथ एनीथिंग कंटेन और एनीथिंग टू द कंट्रेरी कंटेंट इन द सीपीसी। सीपीसी में बेशक कुछ भी दे रखा हो, एनी पर्सन शोइंग फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ट्रांसफर ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी में इन द अप्रोप्रिएट केस के अंदर जब भी यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात आएगी तो उस केस के अंदर वो मांग सकता है, क्या चीज़ मांगेगा, पोजीशन मांग सकता है, पार्टीशन करवाने के लिए बोल सकता है। अगर वो प्रॉपर्टी यहाँ पे एक से ज़्यादा पर्सन्स की है शेयरिंग में तो उस प्रॉपर्टी को अलग करने की भी वो डिमांड कर सकता है। एंड अलग करके सेपरेट उसको पोजीशन दिया जाए ये भी मांग सकता है ऑफ द प्रॉपर्टी इन एडिशन टू सच ए परफॉर्मेंस, कि परफॉर्मेंस भी करी जाए प्लस मेरे को पोजीशन दिलवाया जाए, परफॉर्मेंस भी करी जाए या फिर मेरी प्रॉपर्टी का साथ में यहाँ पे क्या करा जाए, पार्टीशन भी करा जाए एंड प्लस में उसको सेपरेट पोजीशन भी दिया जाए, या फिर एनी अदर रिलीफ टू विच ही में भी एंटाइटल, या फिर जो भी उसके लिए जरूरी होगा वो एंटाइटल है जिसके लिए वो रिलीफ उसको दी जा सकती है, इंक्लूडिंग द रिफंड ऑफ द अर्नेस्ट मनी। जो भी उसने एडवांस पेमेंट कर रखी है, जैसे साई बोल रहे हैं ना, तो वो अगर जमा करवा रखी है तो वो भी उसको रिफंड करी जाएगी, या फिर उसने कोई भी डिपॉजिट कर रखा हो कुछ भी पेड तो वो भी उसको वापस दिया जाएगा। हिम इन केस अगर उसका जो क्लेम फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आपका रिफ्यूज़ करा जाता है तो उस केस के अंदर उसकी अर्नेस्ट मनी को वापस करा जाएगा। उसके बाद आपकी ये चीज़ बात कर रहा है कि जब तक स्पेसिफिकली क्लेम नहीं करा जाएगा वो उसको कोई भी रिलीफ नहीं दी जाएगी और बाद में भी वो क्या कर सकता है, अपनी अमेंडमेंट करके उसके बाद में मांग सकते हैं। उसके बाद थर्ड क्लोज है, एक बार उसको भी आप पढ़ लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 23 आपका बात कर रहा है लिक्विडेशन ऑफ द डैमेजेस नॉट अबाउट टू द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। यहाँ पे क्या है, ए कॉन्ट्रैक्ट अदरवाइज प्रॉपर टू बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड मे बी सो एनफोर्स, मतलब कि जरूरी था प्रॉपरली उसको एनफोर्स किया जा सकता है, वो भी एनफोर्स करवा दिया, दो ए सम बी नेम्ड इन इट्स एज ए अमाउंट टू बी पेड इन केस ऑफ ए ब्रीच के केस में पहले से ही स्पेसिफाई यहाँ पे स्पेसिफाई कर लिया गया था कि इन केस एनी पार्टी ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट देन ही विल बी लायबल टू पे सच अमाउंट आपका देना पड़ेगा एज ए कंपनसेशन, तो उसके रिगार्डिंग हो सकता है।
एंड द पार्टी इज डिफॉल्ट इज विलिंग टू पे द सेम, जो पार्टी आपकी डिफॉल्ट कर रही है वो विलिंग भी है आपकी ये पे करने के लिए। इफ द कोर्ट हैविंग रिगार्ड टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड अदर अटेंडिंग circumstances is satisfied that the sum was named only for the purpose of securing performance of the contract, अगर यहाँ पे ये चीज़ प्रूव हो जाती है कोर्ट के सामने कि जो अमाउंट यहाँ पे लिखा हुआ है वो इस पर्पज से था ताकि वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को सिर्फ परफॉर्म कर सके, मतलब कि एज ए सिक्योरिटी की चीज़ थी, तो उस केस में क्या है, मतलब कि ऑब्जेक्ट क्या था, टू सिक्योर द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए उसने फिक्स कर रखा था उस केस में। एंड नॉट फॉर द पर्पज ऑफ गिविंग द पार्टी इन डिफॉल्ट ऑफ एन ऑप्शन ऑफ पेइंग मनी इन लिeu ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, बल्कि ये नहीं लिखा हुआ था कि हाँ अगर मैं परफॉर्म नहीं करूँगा तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करने के बदले में आप ये अमाउंट रख लेना, बल्कि वो तो अमाउंट इसलिए रखा गया था ताकि आप अपने पार्ट को परफॉर्म कर सको। तो ये यहाँ पे चीज़ बताई गई है। तो ये सेक्शन आपका 23 के अंदर चीज़ बता रखी है। दूसरा बोर्ड बोलता है व्हेन एनफोर्सिंग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अंडर दिस सेक्शन द कोर्ट शैल नॉट ऑल्सो डिक्री द पेमेंट ऑफ सम सो नेम्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। उसके रिगार्डिंग भी आपकी इसके अंदर आपकी एक रीडिंग ले लेना, ज़्यादा उस लेवल का इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है क्योंकि उतना डिटेल में मत जाना। नंबरिंग आपकी हो सकती है नंबरिंग पूछी जाए, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी नहीं पूछी जाएगी। तो मतलब कि एक तरीके से आपकी यहाँ पे बात हो रही है कि ए एंड बी का अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो इन केस ऑफ ब्रीच अगर पेनल्टी आपने पेबल 50,000 थी बाय द डिफॉल्टर, तो पेनल्टी देने से खाली काम नहीं चलने वाला है, इससे विक्टिम पार्टी पे बार नहीं लगेगा कि अब वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए भी नहीं जा सकती है। तो मतलब कि यहाँ पे जो पेमेंट उसने फिक्स कर रखी थी वो तो आप रख ही सकते हो, प्लस में क्या है उसका स्टिल उसका राइट रहेगा कि आप क्या करो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की यहाँ पे एप्लीकेशन लगा पाओ। तो कोर्ट यहाँ पे क्या करेगी, कंसीडर कर रही है जो अमाउंट फिक्स किया गया था ओनली कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को सिक्योर करने के लिए था, वो ना कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के बदले में। तो पेनल्टी अपनी जगह पे है और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अपनी जगह पे है। तो ये आपका राइट यहाँ पे सेक्शन 23 में दे रखा है। उसके बाद आपका सेक्शन 24 बोलता है बार ऑफ द शूट फॉर द कंपनसेशन फॉर ब्रीच आफ्टर डिसमिसल ऑफ द शूट फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। मतलब कि एक बार आपने पहले क्या करा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए शूट फाइल कर दिया, जिसको कोर्ट ने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। उसी केस के अंदर बाद में आप कंपनसेशन का शूट अलग से फाइल कर रहे हो तो वो अलाउड नहीं करा जाएगा। दिस इज सेक्शन 24। देन आपका सेक्शन 25 आपका बात कर रहा है एप्लीकेशन ऑफ प्रीसीडिंग सेक्शंस, मतलब ऊपर वाले सेक्शंस का, टू सर्टेन द अवॉर्ड सर्टेन अवॉर्ड्स एंड टेस्टामेंटरी डायरेक्शंस टू एग्जीक्यूट द सेटलमेंट। एक बार इसको देख लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। विल और कोडिसिल की बात करी गई है। 26 बोलता है व्हेन द इंस्ट्रूमेंट मे बी रेक्टिफाइड। ये आपके इंपॉर्टेंट सेक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ पार्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, सेक्शन 26 हो गया, जैसे 27 है ये भी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद 31 आएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपका। तो ये मेन आपके कुछ सेक्शन है, इनको एक बार हम पढ़ लेते हैं। तो जो सेक्शन 26 आपका बात करता है रेक्टिफिकेशन की, इसका मतलब होता है आपका अमेंडमेंट करना, उसके अंदर अगर कुछ भी चेंजमेंट करना, ऑल्ट्रेशन करने की बात हो रही है, अगर कुछ गलतियाँ होंगी तो उनको सुधारने की यहाँ पे रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन लगेगी। करेक्शन करना एरर का, ये इसके अंदर आपका मतलब रहता है। तो बोलता है व्हेन इंस्ट्रूमेंट में बी रेक्टिफाइड, कब रेक्टिफाई किया जा सकता है, तो उस केस में व्हेन थ्रू द फ्रॉड और ए म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ द पार्टीज की म्यूचुअल मतलब कि बायलैटरल मिस्टेक की यहाँ पे बात हो रही है। बायलैटरल जहाँ पे मिस्टेक होगी उस केस के अंदर आपकी इसके अंदर अप्लाई करा जा सकता है। तो क्या बोल रहा है, व्हेन थ्रू द फ्रॉड और म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ द पार्टीज ए कॉन्ट्रैक्ट और अदर इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग नॉट बीइंग आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी विच द कंपनीज एक्ट 1956 अप्लाइज। मतलब कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है जिसके ऊपर 1956 का कंपनीज एक्ट अप्लाई होगा वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है। एमओए हो सकता है आपका, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, वो आपकी अलग चीज़ है। डज नॉट एक्सप्रेस द रियल इंटेंशन, मतलब कि ऐसी बात हो रही है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे तैयार किया गया था ए एंड बी के बीच में और दोनों की गलती की वजह से वो जो आपका डॉक्यूमेंट है वो रियल इंटेंशन को यहाँ पे शो नहीं कर पा रहे हैं कि यहाँ पे पार्टीज़ की रियल सही में इंटेंशन क्या थी, उस काम को कंप्लीट करने की थी या फिर नहीं थी। तो इस तरीके की सिचुएशन के अंदर पार्टी क्या कर सकती है, देन आइदर पार्टी और हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट में इंस्टीट्यूट अ शूट टू हैव द इंस्ट्रूमेंट रेक्टिफाइड। इंस्ट्रूमेंट को ऑल्टर या फिर अमेंड करने के लिए दोनों पार्टीज में से कोई भी एक या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे शूट फाइल कर सकते हैं। बी में बोलता है प्लेंटिफ में फाइल ए शूट इन विच एनी राइट अराइजिंग अंडर द इंस्ट्रूमेंट इज इन इशू क्लेम इन हिज प्लीडिंग द इंस्ट्रूमेंट में बी रेटिफाइड। और तीसरे में आपका डिफेंडेंट की बात हो रही है कि अगर डिफेंस उसको कोई अवेलेबल होगा तो उसके केस में भी वो ऐड करवा सकता है, इसके लिए भी वो अपना शूट फाइल कर सकता है।
देन आपका इसके अंदर आपका सेकंड क्लोज आ जाता है, बोलता है इफ इन एनी शोट इन विच द कॉन्ट्रैक्ट और अदर इंस्ट्रूमेंट इज शोट टू बी रेक्टिफाइड अंडर सबसेक्शन 1 द कोर्ट फाइंड्स दैट द इंस्ट्रूमेंट थ्रू द फ्रॉड और द मिस्टेक डज नॉट एक्सप्रेस द रियल इंटेंशन ऑफ द पार्टीज। मतलब ये फर्स्ट क्लोज के अंदर जो भी चीज़ मांगी गई थी, पार्टीज ने जो मांगा था, तो कोर्ट बाद में ये फाउंड करता है, यहाँ पे उसको मिल जाती है ये चीज़ें कि हाँ सही में ऐसा कुछ है कि इसके अंदर गलतियाँ हुई थी जिसकी वजह से यहाँ पे रियल इंटेंशन ऑफ द पार्टीज पता नहीं लग रही है। द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिप्शन डायरेक्ट द रेक्टिफिकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट सो एज टू बी एक्सप्रेस दैट इंटेंशन। अब यहाँ पे क्या कर सकता है कि उस लेवल तक उसको रेक्टिफाई करने के लिए बोल सकता है, ऑर्डर दे सकता है कोर्ट, जहाँ तक उसकी आपकी रियल इंटेंशन को एक्सपोज करा जा सके। so far as this can be done without prejudice to the rights acquired by the third person in good faith for the value। अगर यहाँ पे ये चीज़ होने के बाद उस डॉक्यूमेंट की वजह से अगर थर्ड पार्टी ने कोई राइट अगर डिराइव कर लिया तो उसको यहाँ पे छेड़छाड़ करने से पहले कोर्ट को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि थर्ड पार्टी का कोई भी राइट यहाँ पे प्रेजुडाइज ना हो, उसको वायलेट ना करा जाए। थर्ड बोलता है एक कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग में फर्स्ट भी रेक्टिफाइड। जो कॉन्ट्रैक्ट आपने तैयार कर रखा है उसको पहले तो आप क्या करोगे, रेक्टिफाई करेंगे। उसके बाद अगर पार्टी ने यहाँ पे क्लेम कर रखा है रेक्टिफिकेशन के बाद हैज सो प्रेड इन हिज प्लीडिंग एंड द कोर्ट थिंक फिट मे बी स्पेसिफिकली एनफोर्स। मतलब पहले उसको रेक्टिफिकेशन करी जाएगी, उसको बाद में उसको अपना एनफोर्स करा जाएगा। फोर्थ बोलता है कि उसको किसी भी तरीके की यहाँ पे रिलीफ नहीं दी जाएगी अगर उसने नहीं डिमांड कर रखी है, और डिमांड नहीं करी तो बाद में उसको प्लीडिंग को यहाँ पे अमेंडमेंट करने के ऑर्डर आ सकते हैं एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग। तो यही इसके अंदर आपका सेक्शन है। उसके बाद आपका सेक्शन 27 आ जाता है, रिसेशन की बात करता है। तो रिसेशन किसका होगा, मतलब रिसाइन करना क्या होता है, एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे कैंसिलेशन कर देना। तो ये क्या रहता है कि एक तरीके से अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जो कि वॉइडेबल नेचर का हो, तो उस केस के अंदर भी सेक्शन 27 में जाके अपने कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे रिसाइन करने की बात हो रही है। 26 के अंदर क्या था, इंस्ट्रूमेंट को आपने रेक्टिफाई करा था, एक डॉक्यूमेंट था उसको। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट को आपने रेक्टिफाई ना करके उसके अंदर आप एक तरीके से रिसेशन कर रहे हो, रिसाइन करवा रहे हो। तो व्हेन डिसीजन में बी एडजस्ट और रिफ्यूज, मतलब कब यहाँ पे हाँ करी जा सकती है कोर्ट के द्वारा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, आपका रिसाइन कर दे रहे हैं, या फिर कब मना करा जा सकता है, ये सेक्शन आपका 27 बात कर रहे हैं। एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन ए कॉन्ट्रैक्ट मे इश्यू टू हैव इट रिसाइंडेड। मतलब कि यहाँ पे पार्टी जो है वो आपकी कोई भी पर्सन ऐसा हो सकता है जो कि इस बात में इंटरेस्टेड है कि उसके कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे रिसाइन करा जाए। सच डिसीजन में बी एडजस्ट बाय द कोर्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इन केसेस के ऊपर यहाँ पे कोर्ट उसको क्या कर सकता है, एक तरीके से हाँ कर सकती है। व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल और टर्मिनेबल बाय द प्लेंटिफ, प्लेंटिफ के द्वारा अगर वो टर्मिनेबल नेचर का है या फिर वॉइडेबल नेचर का है तो उस केस के अंदर कोर्ट अलाउड कर सकती है। सेकंड बोलता है वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज अनलॉफुल फॉर द कॉजेज नॉट अपेरेंट ऑन इट्स फेस। मतलब कि ऑन द फेस ऑफ इट अगर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जिसके अंदर आपकी एक तरीके से एक लेटेंट एम्बिग्यूटी की बात करते हो, तो उस सिचुएशन के अंदर भी यहाँ पे क्या कर सकता है, अलाउड करा जा सकता है। सेकंड बोलता है, अगर देखा जाए बी क्लोज को एक बार दोबारा देखते हैं, व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज अनलॉफुल फॉर द कॉजेज नॉट अपेरेंट ऑन इट्स फेस, मतलब ऑन द फेस ऑफ इट ये आपका यहाँ पे क्या है कि अनलॉफुल है लेकिन वो दिख नहीं रहा है। एंड द डिफेंडेंट इज मोर टू ब्लेम देन द प्लेंटिफ, प्लेंटिफ से ज़्यादा यहाँ पे किसका दोष है, वो आपका डिफेंडेंट का है। तो उस केस के अंदर आपकी एक पार्टी जो है वो चाहे तो उसको रिसाइन करवा सकती है। सेकंड बोलता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1 द कोर्ट में रिफ्यूज टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट को चाहे तो वो कोर्ट आपकी क्या कर सकती है, मना भी करी जा सकती है। विद द प्लेंटिफ हैज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली रेक्टिफाइड द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को अगर इम्प्लाइडली या फिर एक्सप्रेसली तरीके से प्लेंटिफ ने कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया, रेटिफाइड कर दिया, तो उस केस के अंदर यहाँ पे कोर्ट उसको रिसाइन करने का ऑर्डर नहीं देगी। बी बोलता है वेयर ओइंग टू द चेंजेस ऑफ द सर्कमस्टांसेस which has taken place since the making of the contract the parties cannot be substantially restored to the position in which they stood when the contract was made। मतलब कि पुरानी सिचुएशन में कोर्ट यहाँ पे उन पार्टीज को दोबारा से नहीं लेके जा सकती, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे आ गए हैं, तो उस केस के अंदर उसको परफॉर्म करा जाएगा, रिसाइंड नहीं करा जाएगा। तो ये यहाँ पे बात कर रहे हैं, एक तरीके से क्या है कि रिसेशन के ऊपर आपकी लिमिटेशन लगाई जाने की बात हो रही है कि ये यहाँ पे लिमिटेशन लगा रहे हो। मतलब कि सेकंड पार्ट आपका ये है कि कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद हालात ऐसे बन गए हैं जहाँ से डिफेंडेंट के एक्ट की वजह से नहीं बना होना चाहिए ये सारी चीज़ें, तो पार्टीज़ को पुरानी सिचुएशन में लेके जाना एक तरीके से क्या हो रहा है, इम्पॉसिबिलिटी हो रही है, तो उसको रिसाइन नहीं करा जाएगा। थर्ड बोलता है कि जब ए और बी का जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका, उसकी वजह से जब वो कॉन्ट्रैक्ट मतलब एग्जिस्टेंस में था,
उसी के दौरान क्या हुआ कि थर्ड पार्टी का जो राइट है वो अराइज हो गया, तो या फिर थर्ड पार्टी ने अराइज मतलब कि राइट को आपने एक्वायर कर लिया थर्ड पार्टी ने गुड फेथ में वैल्यू देके विदाउट नोटिस कि ए और बी का कॉन्टैक्ट हुआ है, तो उस केस के अंदर भी आपका रिसाइन नहीं करा जाएगा। क्योंकि देखो ए बी का कॉन्टैक्ट है, वो एग्जिस्ट करती है बात, उसी दौरान सी पर्सन ने यहाँ पे उनके राइट को एक्वायर कर लिया, उसने वैल्यू भी प्रॉपर दी है, तो इसका क्या दोष है कि इसके अपने कॉन्टैक्ट को यहाँ पे इन्होंने अगर रिसाइन करा लिया तो इसका तो राइट जाता रहेगा। तो यहाँ पे अगर उसने रिसाइन करने के पहले इस बंदे ने अगर यहाँ पे एक्वायर कर लिया तो इसके राइट को ध्यान में रखा जाएगा, इनके कॉन्टैक्ट को यहाँ पे रिसाइंड नहीं करा जाएगा। और डी आपका बोलता है जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को दो पार्ट्स हैं, दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड है और वो दोनों पार्ट आपके क्या हो रहे हैं, अनसेवरेबल हैं एक दूसरे से, तो उस केस के अंदर भी आपकी रिसाइंड नहीं करी जाएगी। ये सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पे 27। कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग एक बार इसके अंदर देख लेना, आपका नीचे एक्सप्लेनेशन दे रखी है। उसके बाद आपका 28 आपका बात कर रहा है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया जिसके अंदर आपका सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी करी गई या फिर लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी किया गया, जिसके अंदर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री भी आ सकती है, मतलब आ चुकी है एक तरीके से। अगर ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री यहाँ पे पास हो चुकी है, तो क्या उस केस के अंदर भी अब रिसाइन करवाया जा सकता है क्या? मतलब कि एक चीज़ क्या रहती है कि ये जो सेक्शन 28 है वो वहीं पे अप्लाई होगा जहाँ पे डिग्री आ चुकी हो तभी, मतलब कि बिना डिग्री के आए सेक्शन 28 आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये इसके अंदर 28 में बता रखा है। नंबरिंग याद कर लेना बहुत है, उस लेवल का इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है कि आप में अभी पीटी के हिसाब से उस लेवल पे आप उसको रट के जाओ, और जिसके अंदर मेंस के हिसाब से आएगा तो मैं आपको अलग से इसके अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा। एक बार जाके देख लेना, अगर आपको नहीं मिले तो चैनल पे, वरना मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा प्रॉपरली। 29 पे चलते हैं। ऑल्टरनेटिव प्रेयर फॉर द रिसेशन इन शूट फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, मतलब कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की आपने एक बार डिमांड करी थी और वो ना मिले तो बोलता है कि उसके ऑल्टरनेशन में आपको कुछ और दे दिया जाए। तो बात वो रही, जैसे कि 13A है आपका हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, जहाँ पे डाइवोर्स मांगा गया था, डाइवोर्स नहीं दे रहे हो तो उसके बदले में जुडिशियल सेपरेशन दे दो। मतलब कि जहाँ पे वो पार्टी एक दूसरे से दुखी ही हैं, अलग ही होना चाह रहे हैं, तो अगर डाइवोर्स नहीं मिल रहा तो उनको सेपरेशन दिलवा दो। ऐसा इसके अंदर है कि यहाँ पे ऑल्टरनेटिव प्रेयर मांगा गया है रिसेशन के लिए कि अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होती तो उस केस के अंदर इसको हटा दो। मतलब कि जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में किया गया था और प्लेंटिफ ने जहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का शूट फाइल किया था, उसी शूट के अंदर ऑल्टरनेटिव कोई अगर रेमेडी भी मांग सकता है वो चाहे तो, मतलब कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के ऑल्टरनेटिव में कोई रेमेडी के लिए प्रेयर करा जा सकता है एक तरीके से। तो अगर मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं किया जा सकता तो उन दोनों को क्या करा जाए, इसके कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे रिसाइन कर दो, ऐसा भी यहाँ पे मांगा जा सकता है। तो ये चीज़ इसके अंदर 29 के अंदर दे रहा है। और 30 आपका बोलता है कि कोर्ट में रिक्वायर द पार्टीज रिसाइनिंग टू डू इक्विटी, मतलब कि इक्विटी क्या कि एक पार्टी जब अपना कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे रिसाइंड हुआ था उस केस के अंदर जो भी इसकी चीज़ इसके पास आई थी पोजीशन में, वो इस पार्टी को वापस कर देगा। तो ये चीज़ इसके अंदर है। बोलता कोर्ट ऑन एडजस्टिंग the rescission of the contract, the court may require the party to whom such relief is granted to restore so far as may be any benefit which he may have received from the other party and to make the compensation for which to him which justice may require। अब ये सिंपल चीज़ जो आपका मैंने बताई थी वही है, इससे ज़्यादा इसके अंदर कुछ नहीं है। अब आपका 31 आ जाता है कि कैंसिलेशन में भी ऑर्डर्ड। अब ये क्या है कि इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे कैंसिलेशन होगी बात हो रही है, तो कब इसके ऑर्डर आ सकते हैं। तो बोलता है एनी पर्सन अगेंस्ट होम ए रिटन इंस्ट्रूमेंट इज वॉइड, जहाँ पे किसी पर्सन के खिलाफ आपका एक रिटन इंस्ट्रूमेंट है वो कि आपका वॉइड नेचर का है या फिर वो वॉइडेबल नेचर का है, या तो वो वॉइड है या फिर वो वॉइडेबल नेचर का है, एंड हु हैज़ रीजनेबल एप्रीहेंशन दैट सच इंस्ट्रूमेंट इफ लेफ्ट आउटस्टैंडिंग मे कॉज हिम सीरियस इंजरी। अगर ऐसा कि ऐसा छोड़ दिया जाए तो वो उसको क्या कर सकता है, यहाँ पे एक तरीके की हार्ड लेवल की आपकी इंजरी जो है, सीरियस नेचर की इंजरी उसको कोज कर सकता है अगर ऐसा केस छोड़ दिया जाए। तो उस केस में क्या करेगा, मी शूट फाइल कर सकता है, इट एडजस्ट एज द वॉइड या फिर वॉइडेबल उसको डिक्लेयर करना चाहिए। द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन सो एडजस्ट इट और ऑर्डर इट टू बी डिलीवर्ड अप एंड कैंसल्ड। अगर कोर्ट यहाँ पे चाहे तो उसके केस में उसकी डिस्क्रिशन ही पावर है, वो चाहे तो यहाँ पे एडजस्ट और आपके डिलीवर अप और कैंसिलेशन कर सकता है। मतलब कि एक तरीके से यहाँ पे रीजनेबल एप्रीहेंशन पार्टी के ऊपर जरूर होनी चाहिए कि अगर डॉक्यूमेंट को ऐसा कि ऐसा छोड़ दिया जाए तो वो यहाँ पे इंजरी कोज कर देगा। तो ये चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए, तो उस केस के अंदर रहेगा। सेकंड बोलता है कि इंस्ट्रूमेंट आपका रजिस्टर्ड है
अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट, तो उस केस के अंदर तो कोर्ट की एक ड्यूटी बन जाती है, द कोर्ट शैल ऑल्सो सेंड कॉपी ऑफ इट्स डिक्री टू द ऑफिसर इन हुज ऑफिस द इंस्ट्रूमेंट हैज़ बीन सो रजिस्टर्ड। अब ये यहाँ पे क्या हुआ कि ए और बी पार्टी हैं, उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट आपका तैयार करा और रजिस्टरिंग ऑफिसर से जाके उसने क्या करवा लिया, रजिस्ट्रेशन करवा के आ गए। अब इसको बाद में कोर्ट ने क्या कर लिया, कैंसिलेशन कर दिया। तो कैंसिलेशन करेगा तो कोर्ट उस रजिस्ट्रार के पास भी एक कॉपी भेज देगा कि आपने जो डॉक्यूमेंट रजिस्टर करके दिया था अब उसको आप रजिस्ट्रेशन भी खत्म कर दो, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो ये आपका सेकंड क्लॉज बता रहा है। उसका 32 है, व्हाट इंस्ट्रूमेंट मे बी पार्शियली कैंसल्ड, वेयर एन इंस्ट्रूमेंट इज evidence of different right or different obligations, the court may in a proper case cancel in its part or allowed to stand for the residue। मतलब एक पार्ट को यहाँ पे कैंसिल कर सकता है, दूसरा यहाँ पे एज इट इज स्टैंड कर सकता है, ये भी ऑर्डर आ सकते हैं। 33 सेक्शन आ जाता है यहाँ पे। 33 आपका बात करता है कि पावर टू रिक्वायर द बेनिफिट टू बी रिस्टोर्ड और कंपनसेशन टू मेड व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज कैंसल्ड और इज सक्सेसफुली रेसिस्टेड एज बीइंग वॉइड और वॉइडेबल। मतलब कि जहाँ पे भी कोई अगर कोर्ट ने किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को एक तरीके से अगर यहाँ पे ऊपर वाले सेक्शन में 31 में जाके उसको कैंसिल कर दिया तो उसका जो भी कंपनसेशन वगैरह मिला है उस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, तो यहाँ पे क्या करेगा, वो उसको रीस्टोर करने के लिए बोला जाएगा। तो बोलता है ऑन एडजस्टिंग द कैंसिलेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट द कोर्ट में रिक्वायर द पार्टी टू होम सच रिलीफ इज ग्रांटेड, जिस पार्टी को यहाँ पे ये रिलीफ ग्रांट करी गई है तो उसको बोला जाएगा टू रीस्टोर सो फार एज मे बी एनी बेनिफिट विच he may have received from the other party to make any compensation to him which the justice require। सिंपल सेम बात वही है कि रिस्टोरेशन की एप्लीकेशन लगेगी और उसको यहाँ पे रिस्टोर करवा दिया जाएगा। जिस भी पार्टी के यहाँ पे राइट बनता होगा उसको वापस, मतलब जिस पार्टी को यहाँ पे राइट रहेगा उसी पार्टी के पास ये सामान आपका वापस रिस्टोर कर दिया जाएगा। वेयर द डिफेंडेंट इज सक्सेसफुली रेसिस्ट एनी शूट ऑन द ग्राउंड, मतलब डिफेंडेंट ने रेसिस्ट कर लिया सक्सेसफुली, मतलब कि कैंसिलेशन के ऊपर रोक लगवा ली है, तो उस केस में क्या करा जाएगा यहाँ पे, दैट द इंस्ट्रूमेंट सोट टू बी एनफोर्स्ड अगेंस्ट हिम इन ए शूट इज वॉइडेबल, कि मतलब जिस डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हो इंस्ट्रूमेंट की, वो जो इन्फोर्स करने की बात हो रही थी वो आपका इस शूट के अंदर आपका वॉइडेबल है। द कोर्ट में इफ द डिफेंडेंट हैज रिसीव्ड एनी बेनिफिट अंडर द इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द अदर पार्टी रिक्वायर हिम टू रिस्टोर। अब इसके अंदर क्या करेगा, वो रिस्टोर करने के लिए बोल देगा जो भी पार्टी यहाँ पे मांगेगी उस केस के। सेकंड बोलता है दैट द एग्रीमेंट सो टू बी एनफोर्स्ड अगेंस्ट हिम इन ए शूट इज वॉइड बाय रीजन ऑफ हिज नॉट हैविंग बीन कॉम्पिटेंट टू कॉन्टैक्ट अंडर सेक्शन 11, मतलब कि डिफेंडेंट जो पर्सन है वो खुद ही आपका एक तरीके से क्या है कि यहाँ पे वो माइनर है, तो माइनर होने की वजह से उसका कॉन्टैक्ट जो अपने आप में वॉइड है, तो उस केस के अंदर भी अगर डिफेंडेंट ने कोई चीज़ आपकी रिसीव करी है तो वो भी उसको वापस करने के ऑर्डर आ सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे इसके अंदर बताई गई चीज़ें हैं। तो एक तरीके से इसके अंदर क्या रहेगा, रिस्टोरेशन ऑफ द पेमेंट, प्रॉपर्टी और द कंपनसेशन की बात कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें उसको दिलाई जा सकती है। देन आपका सेक्शन 34 आ जाता है। 34 आपका बहुत ही आसान सा सेक्शन है जिसके अंदर आपका बात करता है टू डिक्लेयर स्टेटस और आपके राइट के रिगार्डिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द देखो पहला क्वेश्चन 38 के अंदर 34 में बन जाता है कि डिस्क्रिप्शन है कोर्ट की कि वो क्या चीज़ प्रोवाइड करेगा, तो ये चीज़ इसके अंदर बता रहा है। एनी पर्सन एंटाइटल टू एनी लीगल कैरेक्टर, अगर कोई भी पर्सन ऐसा है जो कि लीगल कैरेक्टर के लिए एंटाइटल है या फिर उसका कोई भी राइट बनता है या फिर प्रॉपर्टी के अंदर या फिर कोई भी प्रॉपर्टी उसके राइट के अंदर आ रही है जो वो मांग रहा है, तो वो शूट फाइल कर सकता है उस पर्सन के खिलाफ जो पर्सन यहाँ पे डिनाई करता है या फिर इंटरेस्टेड है डिनाई करने में उसके खिलाफ कि जो उसका राइट है उस कैरेक्टर के अंदर या फिर उसका जो राइट है, द कोर्ट में इन डिस्क्रिप्शन मेक देयर इन अ डिक्लेरेशन दैट ही इज सो एंटाइटल एंड प्लेंटिफ नीड नॉट इन सच शूट आस्क फॉर एनी फर्दर रिलीफ, मतलब कि पार्टी यहाँ पे क्या करेगी, कोर्ट में जाएगी, कोर्ट में जाके उस पर्सन के खिलाफ शूट फाइल कर देगी कि मेरा राइट यहाँ पे एब्सोल्यूट बनता है, आप इसको डिक्लेयर करके दे दो। फिर बोलता है provided that no court shall make any such declaration where the plaintiff being able to seek the further relief that then a mere declaration of the title omit to do so। कोर्ट बाद में यहाँ पे डिक्लेरेशन के अलावा ये चीज़ें आपकी प्रोवाइड करने की कोई भी कोर्ट ऐसा नहीं होगा जो यहाँ पे डिक्लेरेशन प्रोवाइड कर दे जहाँ पे वो अदर कोई भी राइट यहाँ पे उसका बनता था और वो उसके अंदर नहीं मांग रहा था, तो उस सिचुएशन में। उसके बाद आप इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना। 35 में बोलता है इसका इफेक्ट क्या होगा। इफेक्ट आपका बहुत नॉर्मल सा है।
बोलता है डिक्लेरेशन मेड अंडर दिस चैप्टर इज बाइंडिंग ओनली ऑन द पार्टीज टू दिस शूट, द पर्सन क्लेमिंग थ्रू देम रिस्पेक्टिवली, and where any of the parties are trustee or on the person on whom if the existence the date of declaration such party would be trustee। मतलब कि इफेक्ट क्या होगा कि जो भी ऑर्डर आया था डिक्लेरेशन का वो यहाँ पे इफेक्टिव रहेगा, बाइंडिंग रहेगा किसके ऊपर, पार्टीज के ऊपर, उसके बाद जो भी पर्सन उनके थ्रू आपके क्लेम करते होंगे उनके ऊपर, या फिर पार्टीज जिनका भी ट्रस्टी है उनके ऊपर भी आपके ये डिक्लेरेशन मानी जाएगी। फिर आपकी बात आ जाती है रिलीफ के रिगार्डिंग। रिलीफ कौन सा है आपका, प्रिवेंटिव रिलीफ, मतलब कि इंजंक्शन ऑर्डर की बात कर रहे हैं। इंजंक्शन ऑर्डर आपके दो तरीके से है, या तो टेम्परेरी नेचर है या फिर आपका परमानेंट नेचर का हो सकता है। परमानेंट मतलब कि परपेचुअल नेचर का, तो टेम्परेरी और परपेचुअल आपकी 37 में दे रखी है। 37 बोल रहा है टेम्परेरी इंजंक्शन आर दोज, मतलब आर सच आर टू कंटिन्यू अनटिल ए स्पेसिफिक टाइम, एक स्पेशल टाइम के लिए यहाँ पे बता दिया, तो वो आपका टेम्परेरी नेचर रहेगा। और अनटिल द फर्दर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, फर्दर कोर्ट का जो भी ऑर्डर आएगा तब तक अगर वो एग्जिस्टेंस में रहे तो उसको बोला जाएगा टेम्परेरी नेचर का। और जो यहाँ पे परमानेंट नेचर में देगा तो उसके रिगार्डिंग आपका हो सकता है कि मतलब कि एक परमानेंट तरीके से एक बार दे दिया तो वो परमानेंट ही रहता है। फिर बोलता है परपेचुअल इंजंक्शन में कैन ओनली बी ग्रांटेड बाय द डिक्री मेड बाय एट द हियरिंग एंड अपॉन द मेरिट्स ऑफ द शूट, द डिफेंडेंट इज देयर बाय परपेचुअली एंजॉय देम from the assertion of any right or from the commission of any act which would be contrary to the right of the plaintiff। plaintiff के राइट के अगेंस्ट में कुछ भी काम करने से परमानेंटली किसी भी पर्सन को रोका गया है, या फिर अपने राइट को एजर्ट करने से उसको परमानेंटली रोक दिया गया है, तो वो परमानेंट नेचर की इंजंक्शन बोली जाएगी। 38 बोलता है परपेचुअल इंजंक्शन व्हेन ग्रांटेड, कब यहाँ पे उसको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, कौन सी वो सिचुएशन होगी जिसके अंदर उसको परमानेंटली आपको प्रोवाइड करवाई जाए इसकी इंजंक्शन। तो बोलते हैं सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन ऑफ कंटेन्ड इन और रेफर टू बाय दिस चैप्टर द परपेचुअल इंजंक्शन मे बी ग्रांटेड टू द प्लेंटिफ टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशन एग्जिस्टिंग इन हिज फेवर, मतलब कि किसी पर्सन के फेवर में अगर कोई भी ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करती है तो उसको ब्रीच करने से रोकने के लिए यहाँ पे एक परमानेंट नेचर की इंजंक्शन पास करी जा सकती है, वेदर एक्सप्रेसली और बाय इम्प्लीकेशन। दूसरा बोलता है व्हेन सच ऑब्लिगेशन अराइजेस फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट द कोर्ट शैल बी गाइडेड बाय द रूल्स एंड प्रोविजन कंटेन्ड इन चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 2 आपका जो है वो यहाँ पे किस चीज़ से रिलेटेड आपका बात करता है, मेरे को एक बार कमेंट करके आप बता देना कि किस चीज़ के रिगार्डिंग आपका ये चैप्टर 2 बात कर रहा है, इसी SRA एक्ट के अंदर ही है ये। थर्ड बोलता है व्हेन द डिफेंडेंट इन्वेड्स और थ्रेटन टू इन्वेड द प्लेंटिफ्स राइट टू एंजॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी द कोर्ट में ग्रांट ए परपेचुअल इंजंक्शन इन द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट बोलते हैं वेयर द डिफेंडेंट इज ट्रस्टी ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर द प्लेंटिफ, प्लेंटिफ की प्रॉपर्टी के लिए अगर वो पर्सन आपका अगर ट्रस्टी है तो उस केस के अंदर। दूसरा बोलता है वेयर देयर एग्जिस्ट नो स्टैंडर्ड फॉर असर्टेनिंग द एक्चुअल डैमेजेस कॉज्ड और लाइकली टू बी कॉज्ड बाय द इन्वेजन। यहाँ पे ये बात कर रहा है कि अगर कोई भी इस तरीके का कुछ मतलब कि एग्जिस्ट नहीं करता कोई भी स्टैंडर्ड ऑफ असर्टेनिंग द एक्चुअल डैमेजेस कि उसको एक्चुअल डैमेजेस को यहाँ पे आप फिक्स कर पाओ, तो इस तरीके के नेचर के अंदर भी यहाँ पे मना करा जा सकता है। फिर आपका एक तरीके से इसमें क्या कर रहा है कि अगर देखें वेयर देयर इज एग्जिस्ट नो स्टैंडर्ड फॉर असर्टिंग देयर आपके एक्चुअल डैमेजेस जो कोज करे गए हैं उसके असर्टेन करने के लिए कोई भी स्टैंडर्ड यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता या फिर यहाँ पे कोज करे जा सकते हैं, तो बाय इन्वेजन। थर्ड बोलता है वेयर द इन्वेजन इज सच दैट द कंपनसेशन इन मनी वुड नॉट अफोर्ड द एडिक्वेट रिलीफ। एडिक्वेट रिलीफ उसको अगर पैसे से नहीं मिलेगा तो उस केस के अंदर आ सकती है परमानेंट नेचर की आपकी इंजंक्शन। फिर बोलता है वेयर द इंजंक्शन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। जुडिशियल प्रोसीडिंग आपकी 2K में दे रखा है CRPC में, तो उसके अंदर आपकी एक बार एक केस फाइल करेगा पर्सन, दोबारा फिर से दूसरा पर्सन फाइल करेगा, तो इन सब से रोकने के लिए या फिर इन सबको एक तरीके से बचने के लिए यहाँ पे परपेचुअल नेचर की आपकी इंजंक्शन आ सकती है। फिर आपका 39 आ जाता है। 39 बोलता है मैंडेटरी इंजंक्शन है, तो बोलता है व्हेन टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशन, किसी भी ऑब्लिगेशन को ब्रीच होने से रोकने के पर्पज से इट इज नेसेसरी टू कंपेल द परफॉर्मेंस ऑफ सर्टेन एक्ट्स which the court is capable of enforcing, the court may in its discretion grant an injunction to prevent the breach complaint of। मतलब कि एक तरीके से अगर देखें हम लोग तो जैसे किसी भी रेप विक्टिम की वो है तो ऑब्वियसली आपका क्रिमिनल केस, लेकिन अगर सिविल की तरह कोई इस तरीके का एग्जाम्पल मिले जिसके अंदर जरूरी हो कि परमानेंट नेचर की आपकी और मैंडेटरी है, मतलब एक तरीके से अगर कोई रेप विक्टिम है क्रिमिनल में और उसकी आइडेंटिटी को कभी भी डिस्क्लोज ना करा जाए, इसके रिगार्डिंग भी वो क्या कर सकते हैं यहाँ पे इंजंक्शन ले सकती होती है। उस तरीके से आप सिविल के अंदर भी कोई एग्जाम्पल इस तरीके का ले सकते हो जो आपका मैंडेटरी नेचर का उसके लिए लगे और वो आपकी हमेशा क्या रहे
परमानेंट नेचर की तरह रहे। और ये यहाँ पे जो 39 है इसके ऊपर सेक्शन के ऊपर क्वेश्चन आता है कि ये डिस्क्रिशनरी पावर है या फिर आपकी मैंडेटरी पावर रहेगी, तो ये डिस्क्रिशनरी पावर के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। फिर आपका सेक्शन 40 आ जाता है डैमेजेस इन लिeu ऑफ इन एडिशन टू द इंजंक्शन। इंजंक्शन भी मांग लेगा और उसके साथ साथ में या फिर उसके बदले में यहाँ पे डैमेजेस मांगे जा सकते हैं, तो ये सेक्शन 40 है। नंबरिंग याद कर लेना। 41 के अंदर आपका नया ऐड हुआ है, उस क्लोज को आपने याद रखना है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब नया किस चीज़ से रिलेटेड हुआ था, ये आपका एक HA है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, ये इंपॉर्टेंट आपका है। और 41 मेन सेक्शन बोलता है कि कब आपको इंजेक्शन मना करी जा सकती है, तो इन फॉलोइंग केसेस के अंदर आती है। 42 बोलता है कि परफॉर्म नेगेटिव एग्रीमेंट, अगर किसी का नेगेटिव एग्रीमेंट था कि ये काम आप नहीं करोगे तो उसको भी परफॉर्म करने के ऊपर यहाँ पे इंजेक्शन आपकी 42 में आ सकती है। 43 और 44 जो सेक्शन थे वो आपके रिपील्ड हैं, तो आप उनको छोड़ सकते हो। उनकी नंबरिंग एक बार ईयर देख लेना, 1974 का है। तो ये एक्ट यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है 2 वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको लाइक करते रहोगे, ये वीडियो आप लाइक करते रहोगे, शेयर करते रहोगे, तो मैं आपको फर्दर वीडियोस बहुत सारे प्रोवाइड करवा दूंगा इसी RJS के लिए आपको रैपिड रिवीजन के अंदर। थैंक यू सो मच, गुड लक।